खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। इस्तांबुल की प्रमुख सड़क इस्तिक्लाल कदेसी से कुछ ही दूर एक पुराने अपार्टमेंट में 2012 के अंत में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ में मेरा गाइड माइक भी एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ फीट दूर बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर गया हुआ था। वास्तव में माइक मूल रूप से गाइड नहीं था। वह मेन अमेरिका का रहने वाला था और 5 वर्षों से तुर्की में रह रहा था। उसने ही मुझे पूरा देश घुमा देने की पेशकश की थी और मैं उसे साथ ले गया। जिस रात को मुझे और माइक को रात्रि भोज पर बुलाया गया था, इसमें उसके कुछ तुर्क मित्र भी थे। हम 7 लोग वहां थे और वहां पर सिर्फ मैं ही था जिसने कभी दिन में एक पैक सिगरेट तक नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि यह आदत कैसे लग गई। उसने कहा, यह हमेशा दोस्तों के साथ रहते हुए शुरू होती। एक दोस्त पीता है तो फिर आप भी पीने लगते हैं। यह वास्तव में बहुत ही दिल जीतने वाला था कि कमरे में मौजूद आधे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। माइक कुछ वर्षों से सिगरेट नहीं पी रहा था। एक पुस्तक एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग को पढ़कर उसकी आदत छूट गई। उसने कहा, यह पुस्तक सिगरेट पीने के मानसिक भार से मुक्त करती है। यह कहती है खुद से झूठ बोलना बंद करो। वास्तव में आप सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि इसमें सुखाभास नहीं हो रहा है। इससे आपको महसूस होने लगेगा कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपको यह लगने लगता है कि आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ा। इसे लिखने वाले ने रोचक रणनीति अपनाई है ताकि सिगरेट पीने वाले अपनी ललक को खत्म कर सकें। वे सुनियोजित तरीके से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को रिफ्रेम करते हैं और इसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक होने के लिए आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिना सिगरेट पिए भी आप सामाजिक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म होगा, लेकिन नहीं। इसे पीने से नसों में फायदा नहीं, बल्कि नुकसान होगा। सतत रूप से इन वाक्यों और इन जैसे दूसरे वाक्यों को दोहराते हैं। वे कहते हैं, अपने दिमाग में बैठा लो, आप कुछ नहीं खो रहे हैं और आप न केवल स्वास्थ्य, ऊर्जा और धन के क्षेत्र में, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे ज्यादा आवश्यक अपने लंबे और गुणवत्ता से भरे जीवन में शानदार सकारात्मक प्रगति हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक समाप्त करने को होते हैं तो सिगरेट पीना दुनिया में सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगने लगता है। जब आपको लगता है कि सिगरेट पीने से कोई फायदा आगे भी नहीं होगा, तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण नहीं रहता है। यह व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है। इसे अनाकर्षक बनाएं। अब मैं जान गया हूं कि यह सोचने में भले ही बहुत आसान लगता है कि बस अपना मानस बदलने की जरूरत है। आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे, लेकिन 1 मिनट मेरे साथ रहिए। ललक कहाँ से आती है? हर व्यवहार की सतही स्तर पर कोई ललक होती है, उसके पीछे गहराई में कोई प्रेरणा होती है। मुझ में भी अक्सर ललक पैदा होती है, जो इस प्रकार की रहती है, मैं टाकोस खाना चाहता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं टाकोस क्यों खाना चाहता हूं, तो मैं यह जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहता हूं, लेकिन सच कहीं गहराई में छिपा हुआ है। मैं जीवित रहना चाहता हूं, इसलिए टाकोस की ओर प्रेरित हुआ। भले ही टाकोस के लिए मेरी ललक हो, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा यह है कि मुझे खाना और पानी चाहिए। हमारे भीतर की प्रेरणाओं में ये शामिल हैं। ऊर्जा बचाना, पानी और खाना हासिल करना,
प्रेम प्राप्त करना और संभोग करना, एक दूसरे से जुड़ना और संबंध बनाना, सामाजिक स्वीकृति मिलना, अनिश्चितता कम करना, सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा हासिल करना। कोई ललक भीतर की प्रेरणा की विशेष अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में यह इच्छा नहीं रहती कि सिगरेट पी ली जाए या इंस्टाग्राम चेक किया जाए या वीडियो गेम्स खेले जाएं। गहरे स्तर पर आप सहजता से अपनी अनिश्चितता कम करते हुए बेचैनी समाप्त करना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से सामाजिक स्वीकृति मिले और सामाजिक स्तर हासिल हो। किसी भी उत्पाद की तरह आदत डालने को देखें तो आप महसूस करेंगे कि यह कोई नई प्रेरणा नहीं रचती है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव की भीतरी प्रेरणा से जुड़ी होती है। प्रेम पाएं और प्रजनन करें। टिंडर का उपयोग करें, दूसरे लोगों से जुड़े और संबंध बनाएं। फेसबुक पर ब्राउजिंग करें, सामाजिक स्वीकृति को जीतना। इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करें, अनिश्चितता कम करना। गूगल पर सर्चिंग करें, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा कमाना। वीडियो गेम्स खेलें। आपको आदतें किसी प्राचीन इच्छा का आधुनिक हल हैं। पुरानी खराब आदतों का नया संस्करण। मानव व्यवहार की भीतरी प्रेरणाएं पहले जैसी ही हैं। खास आदतें जो हम अलग तरह से करते हैं, वे पुराने इतिहास पर ही निर्भर होती हैं। शक्तिशाली अंशः समान भीतरी प्रेरणा को हल करने के विभिन्न उपाय होते हैं। एक व्यक्ति तनाव को भगाने के लिए सिगरेट पीना सीख सकता है। दूसरा व्यक्ति बेचैनी हल करने के लिए दौड़ने जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि जो समस्याएं आपके सामने हैं, उन्हें हल करने का सबसे सही उपाय आपकी आदतें हों। ये सब विधियां हैं जिनको प्रयुक्त करना आपने सीखा है। एक बार आप जब किसी हल को किसी समस्या से जोड़ देते हैं, तो आप बार बार इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आदतों का मतलब जुड़ाव से है। ये जुड़ाव ही निर्धारित करते हैं कि कोई आदत बार बार दोहराने के योग्य है या नहीं। जैसे कि हमने पहले नियम की चर्चा में शामिल किया था, आपका दिमाग सूचनाओं को सतत रूप से ग्रहण करते हुए माहौल में व्याप्त नए संकेतों को देखता रहता है। हर बार जब आप कोई संकेत देखते हैं, तो आपका दिमाग उद्दीपन प्रवाहित करता है और यह पूर्वानुमान लगाता है कि अगले क्षण में क्या किया जाना है। संकेत, कोई स्टोव गर्म है, यह आप देखते हैं। अनुमान, यदि मैं इसे स्पर्श करता हूं तो जलन होगी, इसलिए मैं इसे छूने से अलग रहूंगा। संकेत, आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। अनुमान, यदि मैं गाड़ी चालू करता हूं तो मैं सुरक्षित तरह से दो मार्गों के विभाजन को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं ईंधन चालू करूंगा। आप एक संकेत देखते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर उसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिसाद का निर्धारण करते हैं। यह सब एकदम होता है, लेकिन यह आदतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर काम किसी पूर्वानुमान के बाद ही होता है। जीवन हमें प्रतिक्रियावादी लगता है, जबकि वास्तव में इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे दिन आप अपना चिंतन इसी में रखते हैं कि जो आपने अभी देखा है, उसके आधार पर किस तरह से काम किया जाए और आपके लिए पहले क्या काम आया था। आप रूप से यही पूर्वानुमान लगाते रहते हैं कि अगले पल क्या होना है। हमारा व्यवहार इस प्रकार के पूर्वानुमानों पर बहुत ज्यादा आधारित रहता है। इसे दूसरे प्रकार से देखें तो हमारा व्यवहार उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि व्याख्या घटनाओं की तर्कसंगत असलियत हो। दो लोग सिगरेट की ओर देखते हैं, एक को पीने की इच्छा हो जाती है और दूसरे को उसकी गंध से भी चिढ़ा जाती है। इसी तरह के संकेत अच्छी या खराब आदत को बढ़ाते हैं, जो आपके पहले के चिंतन पर आधारित है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में वह पूर्व चिंतन है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ये पूर्वानुमान भावनाओं को जन्म देते हैं। इस तरह ही हम आमतौर पर ललक का वर्णन करते हैं, यानी भावना
इच्छा और आग्रह, भावना और उमंग हमारे द्वारा देखे गए संकेतों और हमारे द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों को संकेतकों में तब्दील कर देते हैं, जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। वे यह समझाने में मदद करते हैं कि वर्तमान में हम क्या समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं। आप अभी कितना गर्म या ठंडा महसूस कर रहे हैं। यदि तापमान 1 डिग्री करके गिरता है, तो आप शायद कुछ भी नहीं करेंगे। यदि तापमान 10 डिग्री गिरता है, तो आप ठंड महसूस करेंगे और कपड़ों की एक और परत डाल लेंगे। ठंड लगना संकेत था, जिसने आपकी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आप पूरे समय संकेतों को महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप इसका पूर्वानुमान लगाते हैं कि आप एक अलग स्थिति में बेहतर होंगे, तब आप कार्रवाई करते हैं। कोई ललक उस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। यह आपकी भीतरी अवस्था बदलने की इच्छा है। जब तापमान घट जाता है, तो आपका शरीर जो अनुभव कर रहा है और वह क्या अनुभव करना चाहता है, यह उसके बीच का अंतर होता है। वर्तमान अवस्था और इच्छित अवस्था के बीच में जो अंतर है, वह आपसे कार्य करा लेता है। इच्छा एक प्रकार का अंतर है कि आप अभी कहाँ हैं और भविष्य में क्या होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान से अलग अनुभव करने की प्रेरणा से भरा होता है। जब आप अधिक खाते हैं या सिगरेट सुलगा लेते हैं या सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हैं, तो आप वास्तव में आलू के चिप्स या सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहते। नहीं सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स चाहते हैं। आप सिर्फ अलग अनुभव करना चाहते हैं। हमारे आभास और भावनाएं हमें बताती हैं कि वर्तमान स्थिति में रहना है या बदलाव करना है। वे हमें बताती हैं कि हम क्या बेहतर तरह से कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जब भावनाएं और आभास खंडित होते हैं, तो हम वास्तव में फैसला करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। हमारे पास संकेत नहीं होते कि क्या प्राप्त करें और क्या छोड़ें। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमेसियो ने बताया, भावनाएं ही आपको यह गुंजाइश देती हैं कि आप चीजों को अच्छी, खराब या उदासीन के तौर पर अंकित करें। संक्षेप में कहें तो आपके द्वारा महसूस की जाने वाली विशिष्ट ललक और आपके द्वारा की जाने वाली आदतें वास्तव में आपकी मूलभूत अंतर्निहित प्रेरणाओं को पूरा करने का प्रयास होती हैं। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक किसी मकसद से जुड़ जाती है, तो आप में इसे फिर करने की ललक विकसित हो जाती है। समय के साथ आप यह पूर्वानुमान लगाना सीख जाते हैं कि सोशल मीडिया देखना प्यार महसूस करने में आपकी मदद करेगा या यूट्यूब देखना आपके डर को भूल जाने की गुंजाइश देगा। आदतें तब आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ देते हैं और हम नुकसान की बजाय अपने लाभ के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं, तो आप उन्हें ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपकी बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती हैं, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है, आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती हैं। आपको परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द को बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। इस तरह के व्यवहार को बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उन्हें अवसर मानें। मुख्य बात यह है कि यथार्थ के दोनों ही रूप सही हैं।
आपको वे चीजें करनी पड़ती हैं और आपको वे चीजें करने को मिलती हैं। जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। मैंने एक बार व्हीलचेयर पर जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की कहानी सुनी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको व्हीलचेयर पर ही बैठे रहने में कठिनाई होती होगी, तो उनका जवाब था, मुझे कठिनाई नहीं, बल्कि उस कुर्सी पर अपनी स्वतंत्रता लगती है। यदि मेरी व्हीलचेयर न होती, तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता और कभी घर छोड़ नहीं पाता। नजरिए में यह बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन को बदलकर रख देता है। अपनी आदतों के नुकसान की बजाय उनके फायदों को रेखांकित करना अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम करने और आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का तीव्र और आसान तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौती मानते हैं, जो आपको ऊर्जा खत्म कर देता है और थका कर रख देता है। आप इसे कौशल विकसित करने का उपाय मान सकते हैं। खुद को यदि ऐसा कह रहे हैं, मुझे सुबह दौड़ लगाने जाना पड़ता है, इसकी बजाय यह कहिए, मेरा धैर्य बढ़ाने और तेजी से काम करने का समय आ गया है। फाइनेंस। पैसा बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा हुआ है, हालांकि आप इसे सीमाओं की बजाय अपनी स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। यदि आप सरल सा सच समझ जाते हैं, वर्तमान के साधनों में कमी करते हुए जीने से भविष्य के साधन बढ़ जाएंगे। जो पैसा आप इस माह बचा रहे हैं, वह अगले महीने आपकी खरीदने की शक्ति को बढ़ा देगा। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान करने का प्रयास किया है, वह समझ सकता है कि जब भी कोई विकर्षण आपके दिमाग में उपजता है, तो आप कितने कुंठित होते हैं। आप कुंठित अवस्था को प्रसन्नता में बदल सकते हैं। जब आप यह समझेंगे कि हर अवरोध आपको फिर से अपनी सांसों पर लौटने का अभ्यास करा देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए आपको इसकी जरूरत रहती है। काम के पहले का संशय। कई लोगों को बड़ा प्रेजेंटेशन देने या किसी अहम स्पर्धा में भाग लेने के पहले बहुत बेचैनी होती है। उनकी श्वास तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ने लगती है। यदि हम इसकी व्याख्या नकारात्मक तरह से करते हैं, तो हम घबराए हुए और तनाव में लगेंगे। यदि हम इस आभास को सकारात्मक तरह से लेंगे, तो हम आसानी से सम्मान के साथ प्रस्तुति देंगे। आप अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं नर्वस हूं की बजाय कहें, मुझे यह कार्य करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की ऊर्जा मिल रही है। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को बदलने में आपकी मदद करते हैं जो आप किसी खास आदत या स्थिति से जोड़ते हैं। यदि आप इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप एक प्रेरक नीति को बना सकते हैं, जिसमें भी आपको खुशी मिली है, उससे सरलता से अपनी आदतों को जोड़ना है। आप बड़ी सहजता से उन आदतों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन्हें करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तब जब भी प्रेरित होने की आवश्यकता होगी, तो आप उस संकेत का उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि यदि आप संभोग से पहले कोई विशेष गाना बजाते हैं, तब आप अपनी गतिविधियों को उसके संगीत से जोड़ सकेंगे। जब भी आपकी इच्छा हो, बस गाना चालू कर दें। इसी तरह की रणनीति से पिट्सबर्ग के बॉक्सर और लेखक एड लैटिमोर को लाभ हुआ, जबकि उनको इसका पता भी नहीं था। उन्होंने लिखा, मुझे विचित्र तरह से समझ में आया कि जैसे ही मैं लिखने से पहले हेडफोन लगाता हूं, तो मेरा फोकस और पूरा ध्यान बढ़ जाता है। मुझे संगीत बजाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसे समझे बिना वे खुद को बदल रहे थे। आरंभ में उन्होंने अपने वे हेडफोन चालू रखे और कुछ संगीत सुनकर मजा लिया और काम पर पूरा फोकस कर दिया। इसे 5 से 10 बार कर लेने के बाद हेडफोन सिर पर लगाना संकेत बन गया, जो स्वचालित रूप से काम के प्रति ध्यान को बढ़ा रहा था। इसकी ललक स्वाभाविक रूप से होने लगी। खिलाड़ी भी इस तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल
प्रदर्शन के लिए अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने के वास्ते करते हैं। अपने बेसबॉल करियर में मैंने एक विशेष पारंपरिक स्ट्रेचिंग शुरू की थी और हर बार खेलने के पहले उसे कर लेता था। इस पूरे क्रम में 10 मिनट लगते थे और मैंने उसी तरह से हर बार इसे किया। इससे मैं शारीरिक रूप से ऊर्जा महसूस करता था और खेलने के योग्य हो जाता था। ज्यादा अहम बात यह है कि इसके कारण मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई थी। मैंने खेलने के पहले इस काम को जोड़ लिया ताकि खुद को प्रतिस्पर्धी और फोकस्ड अनुभव करूं। यदि मैं पहले प्रोत्साहित नहीं हो पाता, तो जैसे ही मैं इस रीति को करता था, मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता था। इस रणनीति को आप किसी भी कार्य में बदलकर काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सामान्य तौर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा पता करें जिससे आपको वास्तव में प्रसन्नता मिलती हो। जैसे आपको डॉग को पालना अच्छा लगता है या बबल बाथ, साबुन के झाग से भरे टब में बैठना। इसके बाद एक छोटा रूटीन अपनाएं। आप जिन कार्य को पसंद करते हैं, इसे करने के बाद ही वह करें। इसमें आप 3-4 लंबी गहरी श्वास लेकर मुस्कुरा सकते हैं। 3 गहरी श्वास, मुस्कुराना और डॉग पालना। इसे दोहराते जाएं। अंततः आप श्वास लेने और मुस्कुराने की इस दिनचर्या को अच्छे मूड से जोड़ने लगेंगे। यह संकेत बन जाता है, जिसका अर्थ है प्रसन्न महसूस करना। एक बार यह हो गया, तो आप इसे कभी भी अपना सकते हैं, जब भी आप चाहें। काम के कारण तनाव है। 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराइए। जीवन में दुख है। 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराइए। एक बार इसकी आदत बन गई, तो यह संकेत आपको इसकी ललक बढ़ाएगा, भले ही मूल हालात से इसका बहुत कम लेना देना हो। खराब आदतों के कारणों का पता लगाने और उनमें सुधार करने की कुंजी यही है कि आप उनके जुड़ावों को फिर परिभाषित कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पूर्वानुमानों को फिर प्रोग्राम कर सकें, तो कठिन आदत भी आकर्षक बन जाएगी। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है, इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक हल हैं। आदतों का वास्तविक कारण पूर्वानुमान है, जो उनसे पहले होता है। यही अनुमान आभास की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लाभों को प्रमुखता से रेखांकित करें, ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम सकारात्मक भाव से किसी आदत से जुड़ते हैं, तो आदतें आकर्षक रहती हैं, और जब हम नकारात्मक भाव से जुड़ते हैं, यह आकर्षक नहीं लगती। किसी कठिन आदत के तत्काल पहले कोई ऐसी उद्देश्यपूर्ण रीति कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। धीमे चलें, लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फोटो को ए रेटिंग, 90 फोटो को बी, 80 फोटो को सी और इसी तरह से अन्य ए रेटिंग दी जाएंगी। इस बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे, वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएंगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्करूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे, और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए।
सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फोटो के लिए ही बैठे रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था। बस असत्यापित बातें और एक मामूली फोटो बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वॉल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। दो विचार लगते तो एक समान हैं, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आलेख के लिए 20 विचार रखता हूं जिसे मैं लिखना चाहता हूं, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूं, तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इसी विषय की पुस्तकें पढ़ना आदि प्रवृत्त होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं, तो यह क्रिया है। कई बार प्रवृत्त होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर हैं। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने के पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरी 4 संभावित क्लाइंट्स से अभी वार्ता हुई है। यह अच्छा है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है। यह सब व्यवस्थित हो रहा है। प्रवृत्त होने या हरकत में आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीजें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टालमटोल होने लगे, तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते हैं, आप अभ्यास करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है। आपको बस इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव से कोई व्यवहार धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। किसी क्रिया को जितना दोहराते जाएंगे, मस्तिष्क की संरचना बदलकर उक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जो क्रिया के ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ
कोशिका से कोशिका तक सिग्नलिंग सुधरती जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में बताया था, इसलिए इसे हेब्स लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होते हैं। संगीतकारों में सेरिबैलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबैलम शरीर की हलचल के लिए जरूरी होता है, जैसे गिटार के तार चलाना या वायलिन बजाना आदि। गणितज्ञों की इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ होता है, जो गणना और जोड़ घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बिताए समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफी बड़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। नियमित वजन प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उस तरह ढल जाते हैं जैसा उनका उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। जैसा उनका उपयोग किया जाता है और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। निस्संदेह आदतों को स्थापित करने में पुनरावृत्ति के महत्व को तब मान्यता दी जा चुकी थी जब तक कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने इस ओर झांकना तक शुरू नहीं किया। 1860 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज एच. लेविस ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में, एक वाद्ययंत्र बजाने में या अनभ्यस्त शारीरिक गतिविधि को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिन चैनलों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रियबोध को गुजरना पड़ता है वे स्थापित नहीं हुए होते। लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अदृश्य हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि मन अन्यथा लगा होता है। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों सहमत हैं कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिए थे, उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन ही किया, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में और दूसरा सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था। एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेप पथ होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह तब होती है जब अचेतन मन अपने को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखती है। शुरुआत में एक आदत को करने के लिए अच्छे प्रयासों और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कुछ पुनरावृत्तियों के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सचेत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त अभ्यास के साथ आदत सचेत से ज्यादा स्वचालित हो जाती है। इस सीमा से आगे आदत कमोबेश सोचे समझे बिना व्यवहार को किया जा सकता है। इस तरह नई आदत बन जाती है। एक आम प्रश्न मैं सदैव सुनता हूं, नई आदत बनाने में कितना लंबा समय लगता है? लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदत बनाने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यही है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितनी पुनरावृत्ति आवश्यक है, इस तरह से कितनी बार करना होगा ताकि यह स्वचालित आदत हो जाए।
आदत बनाने के संबंध में समय बीतने को लेकर कुछ भी जादुई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गए हैं। मायने वह दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते थे। आवृत्ति से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्तियों से आप में समाविष्ट किया गया है, नई आदतों में समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से अंतर्निहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर लें। न व्यवहार में यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है, आप उन्हें करते हैं। कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाए का पालन करना ही है। बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से करना कैसे है। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। टाइम्स जितने समय आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है। कितनी बार कर रहे हैं यह महत्व रखता है। कम से कम प्रयास का नियम पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी एवं जीव विज्ञानी जेड डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया है। महाद्वीपों की आकृतियां अलग अलग होती हैं। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सपाट और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण तक चलती है, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भू-भाग विस्तृत और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भू-भाग इसके विपरीत है। भू-भाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश के साथ स्थितियां जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन में समान होती हैं। इन कारकों ने यूरोप और एशिया में किसानों को कुछ फसलों को घरेलू बनाने और फपर तक न तक के भू-भाग पर उन्हें उगाने की गुंजाइश दी। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। जरा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। बर्फ मिट्टी का कमजोर विकल्प है। उत्तर दक्षिण मार्गों पर फसलों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो तब किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। यूरोप और एशिया की प्राथमिक धुरी पूर्व पश्चिम है। अमेरिका और अफ्रीका की प्राथमिक धुरी उत्तर दक्षिण है। इसकी वजह से यूरोप और एशिया की तुलना में अमेरिका की जलवायु में उतार चढ़ाव की विस्तृत श्रृंखला चलती है। परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया भर में कृषि लगभग दोगुनी तेजी से फैली, जितना कि कहीं अन्य नहीं। सैकड़ों या हजारों वर्षों में किसानों के व्यवहार पर
पर्यावरण के अवरोधों से बंधे थे। इसके परिणामस्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 से 3 गुना तेजी से फैल गई। सदियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियां सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थीं और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित थीं। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए, एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय के साथ ये पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गए। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक आपको क्या बताएगा? इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है। कोई मूर्खता नहीं, ऊर्जा अनमोल होती है और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो इसे संरक्षित कर ले। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम काम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अलग जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना, जहां आप वे ही फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं। सभी संभावित क्रियाओं में से जो साकार होती है वह वही होती है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुश अप करने का है तो यह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन एक पुश अप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है और आप देखेंगे कि यह बहुत निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविजन देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक हैं। एक मायने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है। ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते हैं। आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं, अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत जो आपके और आपके इच्छित अंत के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं करें। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीजों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना?
निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दिनों में जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक चीजों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे, उतना ही खुद को मजबूत करके उभरना आसान रहेगा। इसे आसान बनाए के पीछे विचार चीजों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है, बल्कि उन क्षणों में चीजों को करना जहां तक संभव हो आसान बनाना है, जो लंबी अवधि में लाभ दें। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए, आप बगीचे में बीच से मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप में जो मोड़ है उसे हटा दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना, मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में अवरोध से उबरने की कोशिश करने की बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिजाइन करने का अभ्यास है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिजाइन करने पर चर्चा की थी, लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग है। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट होती हैं। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है, तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्ते से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो अब आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध के बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स सुरोविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए काम के स्थान को फिर डिजाइन किया गया ताकि कर्मचारी मुड़-मुड़कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट न कर सकें। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले ज्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविज़न के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविज़न के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होते थे। 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर
कुछ प्राप्त करना कहूंगा। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोध को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप्स से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं रहती है। टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। टाइम्स जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो। वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं, जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होमपॉड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्ले लिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है। बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों का सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी, तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया, जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ओसवाल्ड नकोल्स मिसिसिपी के नाटचेस के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। नकोल्स ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया, जिसे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए, जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे पर तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल की तह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं तो उस समय टॉयलेट को समय साफ करते हैं जब शावर गर्म हो रहा होता है। वे लिखते हैं, जब आप शावर में स्नान करते हैं तो उससे पहले टॉयलेट को साफ करना इस काम का सटीक समय होता है। प्रत्येक कमरे को सेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं है।
बल्कि इसे अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना। नकोल्स लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूँ, हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है, क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूँ। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूँ। मैं अति सक्रिय आलसी हूँ, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं, तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है, जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है, वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, क्योंकि उसने ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता और मैं सोचता कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए। लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो कड़ाही चूल्हे पर चढ़ाइए, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी जरूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है? अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक्स और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच में रह सकें। व्यायाम करना चाहते हैं? वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रख लीजिए। डाइट सुधारना चाहते हैं? बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनाता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता है, तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविजन को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें, क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं, तो टेलीविजन को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कोठरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होगी। जब भी संभव होता है, मैं अपना फोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है, तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ। लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है, तो मैं ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना किसी कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजतन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूं। यदि दूसरे कमरे में फोन रखना पर्याप्त नहीं लगता, तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटों के लिए आपसे इसे छिपाने को कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे।
यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूं, जहां मैं नहीं देख सकता, तो मैं कम पीता हूं। जब मैं अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप हटाता हूं, तो उन्हें फिर डाउनलोड करने और लॉग इन करने से पहले कुछ हफ्ते बीत सकते हैं। इन ट्रिक्स से पक्की लत पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़े रहने या एक बुरी आदत में फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में रहने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए: हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो? अपने जीवन को नया स्वरूप दें, ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। अध्याय का सार मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें काम की कम मात्रा की जरूरत होती है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सही चीजों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। टाइम्स अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहां अवरोध कम होंगे, आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज्यादा होंगे तो आदतें कठिन होंगी। टाइम्स भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें।